कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी इंसान को उसकी पूरी जिंदगी ना एक ही उसूल पर चलते हुए देखते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है। मतलब जैसे मान लीजिए किसी जहाज का कप्तान है जो जीवन भर एक ही दिशा में जहाज चलाता है। हाँ, उसी दिशा को अपना धर्म मानता है। एकदम सही। और हर तूफान में ना वो उसी एक कंपास पर भरोसा करता है। लेकिन कल्पना कीजिए कि अपनी जिंदगी के बिल्कुल आखिरी सफर पर, मौत के एकदम करीब खड़े होकर। हाँ, मौत के एकदम करीब खड़े होकर वो कप्तान अचानक बगावत कर दे। अरे बाप रे! मतलब वो अपने ही हाथों से उस कंपास को तोड़ दे और चीख कर कहे कि अब तक मैं जिस रास्ते पे चल रहा था वो रास्ता ही गलत था। ये वाकई एक बहुत ही सशक्त और विचलित करने वाली तस्वीर है ना? बिल्कुल। किसी भी इंसान का अपने ही जीवन भर के बनाए हुए आदर्शों के खिलाफ खड़ा हो जाना, उन्हें अपने ही हाथों से ढहा देना, कोई मामूली बात नहीं है। जी। इसके पीछे ना एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक और वैचारिक भूकंप होता है। और आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम बिल्कुल ऐसे ही एक वैचारिक भूकंप की बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। एकदम। और ये बगावत किसी और ने नहीं बल्कि हिंदी साहित्य के दिग्गज मुंशी प्रेमचंद ने की थी। या जिनका असली नाम धनपत राय था। हाँ, जिनका जन्म 1880 में बनारस के पास लमही गांव में हुआ था। बिल्कुल। तो आज के इस डीप डाइव में या कहें इस गहन चर्चा में हम कुछ बेहतरीन शोध पत्रों, साहित्य के गहरे विश्लेषणों और खुद मुंशी जी के लिखे कुछ मूल पन्नों का निचोड़ लेकर आए हैं। बिल्कुल। हमारा मिशन आज ये समझना है कि कैसे मृत्यु शैया पर पड़े एक महान लेखक ने अपनी अंतिम रचना में अपनी ही आदर्शों को चुनौती दे डाली। मतलब हम बात कर रहे हैं उनके अंतिम और अधूरे उपन्यास मंगलसूत्र की। बिल्कुल सही कहा आपने। ये वो रचना है जो उन्होंने अपनी महान कृति गोदान के तुरंत बाद लिखी थी। हाँ, 1936 में। अपनी मृत्यु से कुछ सप्ताह पूर्व, भयंकर शारीरिक पीड़ा के बीच, और इसके केवल 4 ही अध्याय पूरे हो सके थे, जिसे बाद में उनके पुत्र अमृत राय ने 1948 में पूरा करके प्रकाशित किया था। सही कहा। तो जो श्रोता साहित्य, इंसान के मनोविज्ञान या समाज के बदलते स्वरूप को गहराई से समझना चाहते हैं, उनके लिए आज की ये चर्चा एक शॉर्टकट की तरह है। एकदम, जो कई स्थापित मान्यताओं को पूरी तरह पलट कर रख देगी। देखिए, इस चर्चा का आधार ही बहुत दिलचस्प है। जब हम मुंशी प्रेमचंद का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? एक आदर्शवादी, गांधीवादी लेखक की छवि। बिल्कुल, एक ऐसा लेखक जो हमेशा हृदय परिवर्तन यानी चेंज ऑफ हार्ट में विश्वास रखता था। वो मानते थे कि बुरे से बुरे इंसान के अंदर भी एक अच्छाई होती है जिसे जगाया जा सकता है। हाँ, लेकिन मंगलसूत्र के पन्ने हमें एक बिल्कुल अलग प्रेमचंद से मिलवाते हैं। एक ऐसा प्रेमचंद जो अब आक्रोश में, मतलब जो व्यवस्था से निराश है, एकदम, और जो सीधे टकराव की बात कर रहा है। तो आइए सीधे कहानी के मुख्य पात्र देव कुमार से मिलते हैं और देखते हैं कि ये टकराव शुरू कहाँ से होता है। हाँ, चलिए। देव कुमार 60 साल के एक बहुत ही सम्मानित साहित्यकार हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ना पैसे के पीछे भागने के बजाय आत्मसम्मान और साहित्य की सेवा को चुना। अगर हम उनके पारिवारिक दायित्वों की बात करें तो उन्होंने अपनी बेटी पंकजा की शादी के लिए अपनी पत्नी शैव्या के हाथ में 5,000 रुपए थमा दिए, जो उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी। बिल्कुल। और अपने बड़े बेटे संत कुमार को पढ़ा लिखाकर वकील बना दिया और छोटे बेटे साधु कुमार को बीए करा दिया। हाँ, तो उन्हें लगता है कि बस एक पिता के तौर पर अब वो अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुके हैं। देखिए, देव कुमार की ये सोचना उस दौर के आदर्शवाद की निशानी है। वो उन लोगों में से हैं जो मानते हैं कि इज्जत और सम्मान के साथ गुजर बसर हो जाए तो बस वही काफी है। मतलब धन जमा करने की कोई इच्छा नहीं। बिल्कुल नहीं। उन्हें कभी धन जमा न कर पाने का अफसोस हुआ ही नहीं, बल्कि शोध पत्रों में जिक्र है कि कई रईस और राजे महाराजा चाहते थे कि देव कुमार उनके दरबार में आएं। अच्छा। हाँ, उनके लिए लिखें, लेकिन उन्होंने अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं किया। हमेशा कलम की आजादी को पैसों से ऊपर रखा। लेकिन सच कहूं तो यहाँ मुझे देव कुमार थोड़े नासमझ भी लगते हैं। वो कैसे? देखिए, अगर आज के नजरिए से देखें तो कहानी में जो असली टकराव शुरू होता है वो मुझे आज के किसी पारिवारिक कॉर्पोरेट टेकओवर जैसा लगता है। अरे वाह, ये उपमा बहुत सटीक है ना? या फिर आज के हसल कल्चर और टॉक्सिक विरासत की लड़ाई जैसा। हुआ ये था कि देव कुमार ने 50 साल पहले अपनी एक पुश्तैनी संपत्ति महज 10,000 रुपए में बेच दी थी, और आज उस जगह पर शहर का सबसे गुलजार बाजार बन चुका है। जमीन 100 रुपए वर्ग फुट बिक रही है। मतलब उस संपत्ति की कीमत कम से कम 2 लाख रुपए हो चुकी है। बिल्कुल।
अब उनका बड़ा बेटा संत कुमार, जो कि एक बेहद महत्वाकांक्षी वकील है, वो संपत्ति को किसी भी कीमत पर वापस पाना चाहता है। जो कि जाहिर है। और मैं सोच रही थी, क्या संत कुमार पूरी तरह से गलत है? मतलब वो आज के जमाने का इंसान है, उसे लगता है कि उसके पिता ने अपने आदर्शों के चक्कर में परिवार का आर्थिक भविष्य दांव पर लगा दिया। आपका ये सवाल बिल्कुल जायज है और आपको बताइए यहीं से मंगलसूत्र की गहराई असल में शुरू होती है। देव कुमार और संत कुमार सिर्फ पिता पुत्र नहीं हैं। तो क्या है? वो असल में दो बिल्कुल अलग अलग युगों और विचारधाराओं के प्रतीक हैं। देव कुमार का एक बहुत ही स्पष्ट नैतिक तर्क है। अच्छा, वो क्या? वो मानते हैं कि जिस देश में 3/4 लोग भूखे मरते हों, वहां किसी एक इंसान को बहुत सारा धन कमाने का या धन का अंबार लगाने का कोई नैतिक अधिकार है ही नहीं। मतलब उनके लिए ऐसा करना अनैतिक है। बिल्कुल। उनके लिए समाज पहले है और अपना स्वार्थ बाद में। और दूसरी तरफ संत कुमार है, हाँ, जो पिता के इस आदर्शवाद को बेवकूफी मानता है। एकदम। संत कुमार का तो साफ कहना है कि दुनिया धोखे और स्वार्थ से चलती है। वो खुलेआम अपने पिता को ताने मारता है कि जब आपको साहित्य से ही प्यार था तो गृहस्थ बनने का क्या हक था। ये बहुत बड़ी बात कह दी उसने। हाँ, वो कहता है कि आपने अपना जीवन तो चौपट किया ही, हमारा भी मिट्टी में मिला दिया। मतलब आज के दौर में भी तो हम देखते हैं कि अक्सर नई पीढ़ी पिछली पीढ़ी के नैतिक उसूलों को इम्प्रैक्टिकल मानकर खारिज कर देती है। सही कह रही हैं। संत कुमार ना उस नए उभरते हुए मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके लिए सफलता का एकमात्र पैमाना सिर्फ पैसा है। सिर्फ पैसा। हाँ, उसके लिए समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी या कोई सिद्धांत मायने नहीं रखता। वो ये नहीं देख रहा कि पिता ने उसे वकील बनाया, उसे इस लायक किया कि वो खड़ा हो सके। वो सिर्फ उस 2 लाख की संपत्ति को देख रहा है जो उसके हाथ से निकल गई है। बिल्कुल। और यहीं से उपन्यास की वो भयानक और जटिल रूपरेखा तैयार होती है, जो देव कुमार के पूरे वजूद को हिलाकर रख देती है। और यहीं पर बात सच में बहुत डार्क और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि संत कुमार सिर्फ ताने मारकर नहीं रुकता जी। वो अपने एक वकील दोस्त मिस्टर सिन्हा के साथ मिलकर एक खौफनाक साजिश रचता है। वो दोनों तय करते हैं कि वे अदालत में मुकदमा दायर करके देव कुमार को पागल साबित कर देंगे। सोचिए जरा। ताकि उस पुश्तैनी संपत्ति की पुरानी बिक्री को कानूनी तौर पर रद्द किया जा सके। 1 मिनट के लिए सोचिए, अपने ही पिता को मानसिक रोगी साबित करने की साजिश, वो भी सिर्फ एक संपत्ति के लिए। और आप मिस्टर सिन्हा का तर्क देखिए, जो इस पूरी साजिश को सही ठहराने के लिए दिया जाता है। क्या तर्क है? सिन्हा कहता है कि किताबें लिखना ही पागलों का काम है। अरे बाप रे! हाँ, वो मानता है कि जो लोग बिना मुनाफे के काम करते हैं, बिना आर्थिक फायदे के जीवन बिताते हैं, वे पक्के सिरफिरे होते हैं। मतलब उनके हिसाब से आदर्शवाद एक बीमारी है। बिल्कुल। सिन्हा का कहना है कि वे आसानी से किसी सिविल सर्जन, जैसे कि कहानी में डॉक्टर कामत हैं, उन्हें पैसे का लालच देकर देव कुमार के खिलाफ मेडिकल सर्टिफिकेट का जुगाड़ कर लेंगे। ये तो बहुत भयानक है। ये उस महाजनी सभ्यता या कैपिटलिस्ट सिविलाइजेशन का चरम है, जहां हर चीज बिकाऊ है, डॉक्टर का पर्चा भी और एक बेटे का अपने पिता के प्रति फर्ज भी। 1 मिनट, मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। हाँ, पूछिए। देव कुमार 60 साल तक एक उसूल पर जिए। उन्होंने पैसे को हमेशा ठुकराया। जब उन्हें पता चलता है कि उनका अपना ही बेटा उनके खिलाफ ये घिनौनी साजिश रच रहा है, तो वो क्या करते हैं? क्या वो एक आदर्शवादी पिता की तरह सब कुछ त्याग कर संन्यास ले लेते हैं, या वो टूट जाते हैं? क्योंकि आमतौर पर पुरानी कहानियों में तो हीरो आखिर में महानता ही दिखाता है ना। और यही मंगलसूत्र बाकी सभी पुरानी कहानियों और खुद प्रेमचंद के पिछले उपन्यासों से एकदम अलग हो जाता है। अच्छा। देवकुमार टूटते नहीं हैं और ना ही वो कोई महान त्याग करते हैं, बल्कि उनके अंदर एक गहरा आत्ममंथन शुरू होता है। शोध पत्रों के विश्लेषण से ये साफ होता है कि यहाँ प्रेमचंद अपने पूरे जीवन के उस हृदय परिवर्तन के सिद्धांत को खारिज कर रहे हैं। मतलब उन्हें एहसास होता है कि उनके आदर्शों ने उन्हें धोखा दिया है। बिल्कुल। देवकुमार सोचते हैं कि आखिर ये न्याय है कहाँ। कैसे? मतलब उनके आदर्श गलत कैसे हो गए? इसे इस तरह से समझिए, एक गरीब आदमी अगर अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए किसी के खेत से अनाज की एक बाली नोच ले, तो कानून उसे चोर कहता है, उसे सजा देता है। हाँ, ये तो होता है। लेकिन एक अमीर आदमी, एक पूंजीपति दिन दहाड़े हजारों मजदूरों को लूटता है, उनकी मेहनत चूसता है और उसे समाज में सम्मान मिलता है, पदवी मिलती है। ओह। देवकुमार को अचानक ये सच्चाई दिखाई देती है कि जिसे वो आदर्श समझ रहे थे, वो दरअसल अमीरों द्वारा बनाई गई एक चालाकी है, ताकि गरीब आदमी कभी बगावत ना करे, असल में अपनी ही कब्र खोदना है। बिल्कुल। और ये एहसास देवकुमार को इतना बदल देता है कि वो तय करते हैं कि वो भी अब हथियार उठाएंगे, बगावत करेंगे। हाँ, लेकिन वो हथियार इसी व्यवस्था के होंगे।
वो उसी संपत्ति को वापस लेने के लिए, जिसे बेचना वो कभी सही मानते थे, नए जमाने के एक पूंजीपति सेठ गिरधरदास के पास पहुंच जाते हैं। सेठ गिरधरदास, ये चरित्र भी तो अपने आप में एक पूरी विचारधारा है ना? बिल्कुल। अगर हम आज के अरबपतियों या कॉरपोरेट दिग्गजों की बात करें तो सेठ गिरधरदास उनके परदादा जैसे लगते हैं। एकदम सटीक उपमा दी आपने। गिरधरदास पुराने जमाने के सेठों की तरह नहीं है जो पूजा पाठ या दान धर्म का दिखावा करते थे। तो वो कैसा है? वो नया पूंजीपति है। गिरधरदास सूट बूट पहनता है, अंग्रेजी में व्यापार करता है और पूरी तरह से भौतिकवादी है। उसके लिए रिश्ते, भावनाएं कुछ मायने नहीं रखता, सिर्फ मुनाफा। हाँ, जब देव कुमार उससे वो संपत्ति की वापस मांगते हैं या किसी तरह के समझौते की बात करते हैं तो गिरधरदास साफ इनकार कर देता है। जाहिर सी बात है। उसका वो भद्रता का नकाब तुरंत उतर जाता है और उसका असली मुनाफाखोर चेहरा सामने आ जाता है। वो देव कुमार को बेइज्जत करके निकाल देता है। और इसके बाद देव कुमार के साथ जो होता है वो किसी भी साहित्यकार के लिए सबसे बड़ी त्रासदी है। जिस इंसान ने जीवन भर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, जो कभी रईसों के दरबार में नहीं गया, उसे अपनी आर्थिक तंगी और इस नई लड़ाई को लड़ने के लिए अपने 60वें जन्मदिन के सार्वजनिक समारोह में एक थैली स्वीकार करनी पड़ती है। यानी पैसों का बड़ा दान। हाँ, लेकिन रुकावट के लिए माफी, क्या ये पूरी तरह से पाखंड नहीं लग रहा? किस तरह से? मतलब एक तरफ आप व्यवस्था को कोस रहे हैं और दूसरी तरफ आप उसी व्यवस्था से दान ले रहे हैं। क्या प्रेमचंद अपने ही हीरो को लालची बना रहे थे? ये बहुत ही शानदार सवाल है और इसका जवाब ना देव कुमार के आंतरिक द्वंद्व में छिपा है। अच्छा। जब उन्हें वो पैसों की थैली दी जाती है तो पहले उनका आत्मसम्मान सच में विद्रोही हो उठता है। उन्हें लगता है कि ये दान है, ये तो भीख है, जो कि स्वाभाविक है। लेकिन फिर उनका बदला हुआ विद्रोही मन उन्हें समझाता है। वो खुद से कहते हैं कि नहीं, ये दान नहीं है, ये तो एक प्रोविडेंट फंड है जो उनकी जीवन भर की सेवा के बदले उन्हें मिल रहा है। ओह, तो वो इसे भीख नहीं मानते? नहीं, वो इसे उस शोषक समाज से अपना हक छीनना मानते हैं। देव कुमार का ये मानना है कि दरिंदों के बीच में रहने के लिए, उनसे लड़ने के लिए हथियार बांधना ही पड़ेगा। क्या बात है। अब वो आदर्शों की ढाल फेंककर यथार्थवाद की तलवार उठा चुके हैं। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला बदलाव है। बिल्कुल, लेकिन देव कुमार का मोह भंग सिर्फ उन तक या सेठों तक सीमित नहीं रहता ना। जब पैसे का ये लालच और वैचारिक टकराव घर में घुसता है तो इसका सबसे पहला असर घर की महिलाओं पर पड़ता है। एकदम सही दिशा में जा रही हैं। और यहीं से मंगलसूत्र में नारी पात्रों का जो विमर्श सामने आता है वो तो इस पूरी बगावत को एक नए ही स्तर पर ले जाता है। तो आइए अब कहानी की महिलाओं की बात करते हैं। चलिए। संत कुमार की पत्नी है पुष्पा और एक जज की बेटी है तिब्बी, जिसे त्रिवेणी भी कहा जाता है। देखिए, पुष्पा का जो चरित्र है ना, वो प्रेमचंद के साहित्य में एक बहुत बड़े वैचारिक विकास का प्रमाण है। वो कैसे? संत कुमार, जो कि नया पैसा वाला बनना चाहता है, वो मानता है कि जो स्त्री पुरुष पर निर्भर है उसे पुरुष की हुकूमत माननी ही पड़ेगी। वो पुष्पा पर हुक्म चलाता है, उसे अपनी जागीर समझता है। लेकिन पुष्पा इस पितृसत्तात्मक हुकूमत को मानने से साफ इनकार कर देती है। पुष्पा तो अपने पति से सीधे टकराती है। वो एक अविवाहित और स्वतंत्र लेडी डॉक्टर मिस बटलर का उदाहरण देती है। बिल्कुल। पुष्पा संत कुमार से साफ कहती है कि अगर वो घर में जितना काम करती है, बर्तन मांजने से लेकर कपड़े धोने और खाना बनाने तक, उतना ही काम बाहर किसी और के घर में करे तो अपना गुजारा खुद कर सकती है। यानी वो अनपेड लेबर की बात कर रही है। हाँ, वो साफ शब्दों में आर्थिक समानता की मांग कर रही है। लेकिन यहाँ फिर से मेरा एक सवाल है। पूछिए। मैंने गोदान पढ़ा है। गोदान में तो प्रेमचंद ने प्रोफेसर मेहता के माध्यम से कहलवाया था कि नारी का आदर्श घर और परिवार है। उसे बाहर काम करने या राजनीति में आने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो घर की देवी है। हाँ, बिल्कुल कहा था। तो अब मंगलसूत्र में अचानक पुष्पा को नौकरी और आर्थिक आजादी की बात करते देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रेमचंद रातों रात एक आधुनिक फेमिनिस्ट बन गए हों। क्या ये बदलाव सच में वैचारिक था या सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाने का एक तरीका? ये साहित्यिक गिरत है ना, एक बहुत लंबी बहस का विषय रहा है और यहाँ हमें स्रोतों और शोध पत्रों का बहुत गहराई से विश्लेषण करना होगा। तो शोध क्या कहते हैं? साहित्यिक शोध स्पष्ट रूप से बताते हैं कि प्रेमचंद उस मध्ययुगीन आदर्शवाद से पूरी तरह बाहर आ रहे थे। गोदान में जो घर की देवी वाला आदर्शवाद था, मंगलसूत्र तक आते आते वो कठोर यथार्थवाद में बदल गया। मतलब वो समझ गए थे कि खाली सम्मान से पेट नहीं भरता। एकदम। प्रेमचंद ने अपने अंतिम दिनों में महसूस किया कि पूंजीवादी व्यवस्था में
सिर्फ भावनाओं या सम्मान से किसी का पेट नहीं भरता, और न ही महिलाओं को सिर्फ घर की देवी मानकर उनकी स्थिति सुधारी जा सकती है। पुष्पा का ये कहना कि मैं अपना गुजारा कर सकती हूँ, ये साबित करता है कि प्रेमचंद महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को उनके सम्मान की पहली और सबसे जरूरी शर्त मान चुके थे। और ये 1936 में लिखा जा रहा था। वही तो, उस समय किसी महिला पात्र का सीधे तौर पर घर के बिना वेतन वाले काम को चुनौती देना अपने समय से दशकों आगे की सोच थी। ये सच में एक बहुत बड़ा और प्रगतिशील बदलाव है। और दूसरी तरफ तिब्बी का चरित्र है। तिब्बी अमीर है, एक जज की बेटी है, फैशनेबल है, लेकिन उसे इस अमीरी के खोखलेपन से सख्त नफरत है। बिल्कुल। तिब्बी संत कुमार को साफ साफ कहती है कि उसे ये कानूनी धोखाधड़ी और व्यापार के नाम पर होने वाली लूट बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब वो अपनी ही क्लास के खिलाफ है। हाँ, वो तो श्रम और त्याग के जीवन को ही असली मानती है। वो उस सुविधाभोगी वर्ग का हिस्सा होते हुए भी उस वर्ग के खिलाफ खड़ी है। और इस पूरी क्रांति को, इस बदलाव को सबसे ज्यादा जो पात्र पुख्ता करता है वो है देव कुमार का छोटा बेटा साधु कुमार। बिल्कुल। कहानी का ये शायद सबसे दिलचस्प पात्र है। साधु कुमार असल में उस दौर के जागरूक और विद्रोही युवा वर्ग का प्रतिनिधि है। वो अपने बड़े भाई संत कुमार की तरह लालची नहीं है। वो सत्याग्रह में हिस्सा ले चुका है, जेल जा चुका है। लोग ब्रांडेड जूतों और कपड़ों के पीछे भागते हैं। साधु कुमार की सोच बिल्कुल उपभोक्तावाद के खिलाफ है। एकदम। जब उसे ऑल इंडिया टीम में खेलने के लिए बंबई जाना होता है तो वो अपने पिता के पैसे बचाने के लिए नया सूट बनवाने से मना कर देता है। वो पुष्पा से कहता है कि जब देश में 100 में से 99 लोग भूखे हैं तो हमारे लिए सेब संतरे खाना और विलासिता में जीना बहुत बड़ा स्वार्थ है। साधु कुमार की विचारधारा पूरी तरह से समाज केंद्रित है। हाँ। उसे शोषितों और पीड़ितों से गहरी सहानुभूति है। और यहीं पर यह सवाल आता है कि चूंकि उपन्यास अधूरा रह गया, सिर्फ 4 ही अध्याय लिखे गए, तो आगे की कहानी क्या रही होगी? मुंशी प्रेमचंद इस कहानी को कहाँ ले जाना चाहते थे? बिल्कुल। ये तो ऐसा है जैसे किसी बहुत ही रोमांचक फिल्म का इंटरवल हो गया हो और फिल्म का दूसरा हिस्सा कभी रिलीज ही ना हुआ हो। सही कहा आपने। तो साधु कुमार, देव कुमार, संत कुमार और तिब्बी के साथ आगे क्या होने वाला था? हमारे स्रोतों में शामिल शोध पत्रों के अनुसार इसका अनुमान प्रेमचंद के उस समय के जीवन और उनके आसपास के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय माहौल से लगाया जा सकता है। अच्छा, उस वक्त क्या चल रहा था? 1934 के आसपास भारत में मजदूर आंदोलन बहुत तेजी पर थे। कानपुर और बंबई की मिलों में ऐतिहासिक हड़तालें हो रही थीं। और प्रेमचंद खुद भी इन बदलावों को बहुत करीब से देख रहे थे। बिल्कुल देख रहे थे। उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने अपनी मशहूर किताब प्रेमचंद घर में इस बात का जिक्र किया है कि उन दिनों प्रेमचंद रूस की व्यवस्था से काफी प्रभावित दिख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद वहां जमींदारों और पूंजीपतियों का शोषण खत्म हो गया है और एक समानता वाला समाज बन रहा है। और श्रोताओ, यहाँ हम एक बात बिल्कुल साफ कर दें। हाँ, ये जरूरी है। हम यहाँ किसी राजनीतिक वामपंथी या दक्षिणपंथी विचारधारा का कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं और ना ही किसी विचारधारा का प्रचार कर रहे हैं। एकदम सही। हमारा मकसद सिर्फ ये देखना है कि एक साहित्यकार के तौर पर प्रेमचंद के दिमाग में क्या चल रहा था और वो अपने आसपास के माहौल से कैसे प्रभावित हो रहे थे। बिल्कुल, हम बस स्रोत सामग्री का निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, प्रेमचंद ने स्वयं एक जगह कहा था कि भारत जैसे देश में जहां इतनी भयानक गरीबी है, वहां शोषितों और मजदूरों का राज होना चाहिए। ये उनका निजी साहित्यिक और वैचारिक विकास था। तो अगर हम इन सारी कड़ियों को जोड़ें, देव कुमार का आदर्शवाद से टूटना, पुष्पा का आर्थिक आजादी मांगना, साधु कुमार का विद्रोही स्वभाव और प्रेमचंद का मजदूरों के प्रति बढ़ता झुकाव, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मंगलसूत्र असल में एक बहुत बड़ी क्रांति की कहानी बनने वाली थी? बिल्कुल कह सकते हैं। अधिकांश साहित्यिक शोधकर्ताओं का निष्कर्ष यही है कि यदि ये उपन्यास पूरा होता तो ये एक मजदूर आंदोलन पर आधारित एक महाकाव्यात्मक कहानी होती। अरे वाह! परिस्थितियां इसी ओर इशारा कर रही थीं कि साधु कुमार आगे चलकर सेठ गिरधरदास की मिल के मजदूरों को संगठित करता। और तिब्बी, जो श्रम और त्याग का जीवन चाहती थी, उस आंदोलन में साधु कुमार का पूरा साथ देती। देव कुमार, जो अब तक कलम से लड़ रहे थे, शायद इस व्यवस्था के खिलाफ कोई और बड़ा कदम उठाते। ये एक बहुत ही शानदार और रोंगटे खड़े कर देने वाली कल्पना है। और अगर हम इसकी तुलना गोदान से करें तो ये कितना अलग है। जमीन आसमान का फर्क है। गोदान का मुख्य पात्र होरी परंपराओं, महाजनों और कर्जों के बोझ तले दबकर घुट-घुट कर सड़क पर मर जाता है। वो कभी व्यवस्था से लड़ नहीं पाता, सिर्फ सहता रहता है। लेकिन मंगलसूत्र का देव कुमार उन खोखले आदर्शों के खिलाफ हथियार उठा लेता है। वो बगावत करता है।
और यही मंगलसूत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। ये प्रेमचंद की गांधीवादी आदर्शवाद से शुरू हुई यात्रा का कठोर यथार्थवाद और संघर्ष की ओर अंतिम पड़ाव है। देव कुमार का ये समझना कि हृदय परिवर्तन एक धोखा है और बदलाव के लिए लड़ना ही पड़ेगा, यह दिखाता है कि प्रेमचंद अपनी मौत से ठीक पहले भारतीय समाज को एक बिल्कुल नया रास्ता दिखा रहे थे। तो जो लोग सुन रहे हैं, अगर हम आज की इस गहन चर्चा के मुख्य बातों को समेटें तो मंगलसूत्र महज कुछ पन्नों की एक अधूरी कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक महान लेखक के जीवन का वो अहम बिंदु है जहां वे खुद अपने ही बनाए हुए पुराने दायरों को, अपनी ही मान्यताओं को बेरहमी से तोड़ रहे थे। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन के अंतिम दिनों में भी इंसान अपने स्थापित विचारों को चुनौती दे सकता है। हाँ, सीखना और बदलना कभी बंद नहीं होता। ज्ञान और अनुभव इंसान को कभी एक जगह रुकने नहीं देते। सही बात है। प्रेमचंद ने अपने जीवन भर के अनुभव से जो देखा, जो महसूस किया कि व्यवस्था कैसे गरीबों को पीस रही है, उसे उन्होंने पूरी ईमानदारी से अपनी आखिरी रचना में उड़ेल दिया, बिना किसी डर के। हाँ, उन्होंने इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं की कि दुनिया उनके पुराने आदर्शों के टूटने पर क्या कहेगी या उनके आलोचक क्या सोचेंगे। उन्होंने सत्य को चुना। और सच कहूं तो यही बेबाकी और ईमानदारी उन्हें असल मायनों में महान बनाती है। तो आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले हम श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ते हैं। एक सोचने वाली बात। हाँ, कल्पना कीजिए अगर मुंशी प्रेमचंद को 10 या 15 साल का जीवन और मिला होता और वे आजाद भारत में मंगलसूत्र जैसी विद्रोही और आधुनिक सोच के साथ लिखते, तो क्या आज भारतीय साहित्य और हमारे समाज के सोचने का तरीका पूरी तरह से अलग नहीं होता? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या उनके वो पूरे हो चुके विद्रोही विचार हमारी आज की इस पूंजीवादी व्यवस्था और उस हसल कल्चर को एक नई और शायद ज्यादा तीखी चुनौती नहीं देते? इस पर जरूर सोचिएगा। बिल्कुल सोचेगा। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और मुंशी प्रेमचंद के मंगलसूत्र के इन अनसुलझे और क्रांतिकारी पन्नों को हमारे साथ पलटने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और नए विषय की गहराइयों में उतरने के लिए।